कर सकते। तो ये जो मैम मैं जानना चाहूँगा, अशोक वाजपेयी जी को मैं पढ़ रहा था कहीं, उन्होंने लिखा था कि गालिब हाँ जी। की शायरी एक तरफ हाँ जी। और हिंदुस्तान का सारा लिटरेचर एक तरफ, हाँ जी। आप इससे मुत्तफिक हैं जी कि बिल्कुल। उर्दू ने गालिब, देखिए मीर इस तरह उर्दू, के शायर दिए? देखिए गालिब, और आप देखिए इकबाल साहब को देखिए। जी हाँ जी। बिल्कुल। वो इतने बड़े, सिर्फ नाम नहीं है, नहीं तो आज की दुनिया में अदब में भी कुछ नाम हैं जो बड़े हैं। हाँ जी, कुछ नाम हैं जो कम बड़े हैं, लेकिन वो सचमुच के बड़े नाम हैं। जी तो वो ये देखिए उर्दू इसमें हमारे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के सिवाय और कहीं बोली नहीं जाती। जी ये हिंदी में से ही निकली हुई एक ज़बान है, हिंदुस्तान की ज़बान है। हाँ जी। उसको कहना कि वो अब दूसरी ज़बान है, इस पे हिंदुस्तान बहुत। हाँ, लेकिन उर्दू का जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, उसमें जो मकाम, जैसे उर्दू ने गालिब पैदा किया, मीर पैदा किए, आपने इकबाल का जिक्र किया, और उसके बाद भी बहुत सारे, तो जो जितनी भी हमारी और ज़बानें, हिंदुस्तानी ज़बानें हैं, हाँ जी। तो क्या आप ये समझती हैं कि गालिब, जिस तरह अशोक वाजपेयी ने जिक्र किया कि गालिब जैसा बड़ा आदमी बाकी किसी ज़बान में पैदा नहीं हुआ, आप क्या कहती हैं इसके ये बारे इसमें में? कोई शक नहीं। जी उसकी वजह से है कि देखिए उन्होंने उनकी, अगर आप शब्दकोश देखें, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जितने गहरे ख्याल अंदर से आए हैं, उन दोनों की आप संगत देखिए, उनकी सोहबत देखिए, वो चीज़ है जो गालिब को गालिब बताती है। और वो चीज़ है जिसने, जो मूलों ने हिंदुस्तान की राजधानी को बनाया। जी देखिए उन्होंने भी अपने दरबार में बहुत से शब्द ऐसे इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त दी होगी या खुद ब खुद आए होंगे, क्योंकि जब आप एक मुल्क में आते हैं तो बहुत कुछ अपने साथ लाते हैं और बहुत कुछ यहाँ से जुड़ता जाता है। जुड़ता जाता है। हाँ जी, ये एक वो घटना है जो इतनी देर तक जिसने हिंदुस्तान को एक किस्म से सींचा है। जी इसलिए देखिए हम जैसे पुराने लोग ये नहीं कि उर्दू और हिंदी को हम अलग करना चाहते हैं, हम सारी भाषाओं को, जो यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, रीजनल जो लैंग्वेजेस है, उनको भी हम एक नई शक्ल भी देना चाहते हैं। अच्छा, कृष्णा जी, अब ये ज़बानों की बात आ गई है, जितनी भाषाएं हमारी भाषाएं हैं, नामवर सिंह जो हिंदी के बहुत बड़े क्रिटिक हैं, नक्काद हैं, उनका एक मजमून किसी ज़माने में छपा था, तो वो उनका ये कहना था कि उर्दू को अपना रस्मुल ख़त, अपनी लिपि जो है वो बदल देनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि किसी ज़बान का रस्मुल ख़त, किसी ज़बान का लिपि जो है वो इतनी आसानी से बदल जाती है? नहीं साहब नहीं, वो नहीं बदल सकती, वो बिल्कुल नहीं बदल सकती। उसकी वजह से है, देखिए एक बहुत से मुल्क है जिन्होंने रोमन अपनाने की कोशिश की। जी अरे हमारा मुल्क इस काम के लिए उनको इसलिए सही लगता होगा कि ये इतना बड़ा मुल्क है, इसको एक ही लिपि में, मगर ये मुमकिन कैसे हो? ये मुमकिन नहीं हो सकता। जी देखिए अभी हम देख रहे हैं अपने चैनल्स को, अपने टीवी को, कि देखिए जो भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, वो कैसे अपना दबाव आप पर डाल रही है। हिंदी में बोल रहे हैं, सडनली वो पंजाबी में बोलेगा, सडनली वो बंगला के स्टाइल से बोलेगा, क्योंकि वो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी भी ज़बान है। जी, लेकिन कृष्णा जी, मैं ये सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि हिंदी का सबसे मोतबर नाम उर्दू फिक्शन का कृष्णा सूक्ति हैं। ये सवाल ये उठाया जाता है कि उर्दू को अपना रस्मुल ख़त, अपनी लिपि बदल देनी चाहिए। ये सवाल तमिल, बंगला, तेलुगु और किसी ज़बान के लिए नहीं इस्तेमाल होता। हाँ जो ज़ोर है वो यही है कि उर्दू अपना रस्मुल ख़त बदल दे। देखिए इसके बजाय हम ये कहते हैं उर्दू वाले हाँ जी, कि आप उर्दू सीखिए, हाँ हाँ वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक। वो देखिए ये जो एक बहुत ही ऐसा कल्चर
जो सिर्फ कल्चर ना हो, सिर्फ तहजीब ही ना हो, जी। वो और भी कुछ हो, है नी? तो अगर आप उसको नहीं सीखेंगे तो आपका नुकसान होगा। उर्दू का नुकसान होने वाला नहीं है। नहीं। देखिए देखिए, अगर आप ये त लिखते हैं और इधर से मैं मीम लिखूंगी, तो देखिए उसमें फ़र्क है ना। आपके इसके अंदर जो कलम आपने पकड़ी हुई है वो यूं करके ऊपर से आएगी और बारीक नीचे हो जाए, उसमें एक थ्रिल है। जी। लोगों को देवनागरी में भी थ्रिल लगती होगी, है जी। लेकिन जब ये इस मुल्क में इतनी हवाएं हैं, इतने मौसम हैं, तो इतनी भाषाएं भी हैं, लेकिन उर्दू भाषा ने हमें एक बोल चाल का अंदाज भी दिया। हिंदी भाषा में देखिए, नमस्कार, हम कोई मीटिंग शुरू होती है तो मैं कभी ही ये नहीं मैंने कहा कि सभापति जी और अध्यक्ष महोदय, उसका मतलब होता है बैठ जाओ आराम से। आप जब ये कहते हैं साहिब सदर और दोस्तों, आपके अंदर कनेक्शन है। जी जी बिल्कुल। और साहिब सदर में भी बिना ये कहे हुए कि आपकी आज्ञा चाह रहा हूँ, है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको भाषा विद्या को देखना पड़ेगा कि हमारे जो सोच है वो कहीं गलत तो नहीं जा रही। अगर देखिए, दीवाने गालिब हमने कॉलेज में हमने बीए में पढ़ाते थे। अच्छा। अगर हमने वो ना पढ़ा होता तो हमें इससे आज जो भी हम दोनों बातचीत कर रहे हैं उससे बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। अब यहाँ मैं ये आपकी कुछ किताबें हैं, उनसे कुछ पढ़ना चाहूँगा। ये दीवाने गालिब का जिक्र आया कि आपने बीए में पढ़ा। किसी तरह अपने को संभाल, हाकिम के आगे सर झुकाया, ये आपका नॉवेल है, यारों के यार। हाकिम के आगे सर झुकाया, महकमा जो ठीक समझे हुजूर, इस नाचीज़ को तो आप ही का भरोसा है। तो ये बाकी ज़िंदगी नामा भी है आपका नॉवेल। तो जो भी आपकी कहानियाँ या नॉवेल मैंने पढ़े, पूरे के पूरे पैराग्राफ ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल उर्दू लिख रही हैं आप। जी, अभी मैं एक कर्ज करती हूँ। हशमत में एक साहब ने कुछ बात लिखी और उन्होंने एक ऐसा फिक्रा दिया अपनी लिखाई में कि ये और ये साहब ज्ञानपीठ उड़ा ले गए। मैंने उसको 1 महीने तक अपने मेज पे रख रहा, बीच बीच में देखती रही और हंसती रही कि देखिए ज़बान की कितनी गरीबी है यार। जिसको मिला है उनकी इज्जत रखो, या जो इनाम दिया गया है उसकी इज्जत रखो। ये सोच के भी कि हिंदुस्तान में हर आदमी दूसरे आदमी को बेवकूफ़ समझता है, मगर चलिए कोई भी बात नहीं। तो इसको मैंने हशमत में तब्दील किया और उसको बताया कि देखिए दिल्ली में, मैंने कहा देखिए ये जो मैं आपको जवाब दे रही हूँ ये मेरी कारस्तानी नहीं है और ना ही मेरी गुस्ताखी है, क्योंकि आपने पहले मुझे उकसाया है तब मैं इस बात पे पहुंची हूँ। उसमें ये है, मैंने कहा देखिए साहब, दिल्ली में ये मशहूर है शिरकतबाजी, साहिबाबाजी और फिर से बोलती हूँ, माफ़ कीजिएगा, शिरकतबाजी, शातिरबाजी, शोशाबाजी और सबसे आखिर में झगड़े के बाद शीशाबाजी। बताइए ये आप कहाँ पाएंगे? हिंदी में नहीं है, क्योंकि हिंदी में ये लड़ाई का अंदाज भी दूसरा है। देखिए हर लैंग्वेज का, हर भाषा का एक अपना कल्चर होता है। तो जो कल्चर हमारी तरह नहीं है उसको जानने की हमें जिज्ञासा होनी चाहिए। हमें ये होना चाहिए कि वो कैसा है हिंदुस्तानी होने के नाते, क्योंकि हिंदुस्तान ही एक जगह है जहाँ देखिए कितने प्रदेश हैं, हर प्रदेश अलग है। बंगाल अलग है, आप बंगाल जाए बंगाल अलग है, असम अलग है, पंजाब अलग है, कर्नाटक अलग है, और इतनी ज़बानें हैं, इतना कल्चर है और इतने अंदाज हैं। तो उन अंदाज़ों को
आप अपनी 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 ज़बान में अगर समेट रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं। जी, मैं एक ज़ाती सवाल आपसे करना ये चाहूँगा। 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म भूषण अवार्ड से आपको नवाजा और आपने वो इनाम लेने से इनकार कर दिया, इसकी क्या वजह है? ये देखिए, मैं तो एक बहुत छोटी लेखक हूँ, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, अगर वो सोचने की ताकत रखते हैं, अगर वो अपने मुल्क की तारीख को देख सकते हैं, ठीक से पढ़ सकते हैं, उसे एग्जैजरेट नहीं करते, तो उनका ये फ़र्ज़ है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से दूर रहे। बस इतनी सी बात थी। सार्थर ने भी नोबेल इसीलिए नहीं लिया था? नहीं, नोबेल मेरा नहीं, सार्थर को जो नोबेल का इनाम मिला तो उसने मना कर दिया था, लेने से इनकार कर दिया था। देखिए, वो हस्तियाँ बहुत बड़ी थी। हम अपने ही ढंग से बहुत अपने एक एक जिसे कहते हैं, एक साधारण आदमी की भी विशेषता होती है। अगर मैं उनको रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं उनकी नुमाइंदगी करती हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से जो सत्ता है उससे दूर रहूं, ताकि जब मैं कुछ भी कहना चाहूँ तो मैं कह सकूँ जी, या लिखना चाहूँ तो लिख सकूँ। अच्छा, एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा। अभी हिंदी के बहुत अहम लेखक हैं केदारनाथ जी, उनको ज्ञानपीठ मिला और हमारी निगाहें, वो हमारे बहुत अच्छे लिखने वाले हैं केदारनाथ जी, हम उन्हें बहुत मानते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी निगाहें जो हैं इस चीज़ के लिए भी मुंतज़िर थीं कि जब ज्ञानपीठ का अवार्ड का ऐलान होगा तो मुमकिन है कि कृष्णा सुप्ती जी उसमें हों। जी, असल में बात यह है, मैं अपने तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि जो कवि है, वो जो प्रोज राइटर है, जी, वो उससे ऊपर है। देखिए, अगर मैं चाहूँ भी, उस ज़बान को भी चाहूँ, चाहे 1000 दफ़ा गालिब को पढ़ूँ, अलावा इकबाल को पढ़ूँ, फिर भी मैं कवि नहीं पढ़ सकती। तो अगर गद्यकार में या उपन्यासकार में और कवि के अंदर अगर ये बात दोनों में अगर टाई हो जाए किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, तो देखिए मेरा नंबर 2 है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि शायरी जो है वो बहरहाल जो फिक्शन है, नस्र है, उससे बड़ी है? उससे बड़ी है, उससे बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं चाहने पर भी मैं ऐसा काम कर नहीं पाई अपनी ज़िंदगी में, तो कुछ तो बात होगी। जी, अच्छा, एक आखिरी सवाल कृष्णा जी आपसे ये करना चाहूँगा कि हम रेख्ता, ये जो हमारी फाउंडेशन है, ये उर्दू के फ़रोग के लिए काम तो कर ही रही है, लेकिन साथ साथ हमारी कोशिश ये है और हमारी ख्वाहिश भी ये है कि ये जो दूरियां हैं उर्दू और ख़ास तौर से उर्दू और हिंदी के बीच में, इसको कुछ कम किया जाए, ये हमारी ख्वाहिश है। और हमारी निगाहें जब भी उठती हैं तो आपकी तरफ उठती हैं, और आप जैसे बड़े राइटर्स, वो उर्दू में भी और हिंदी में भी, दोनों तरफ, कि ये इंटेलेक्चुअल्स क्लास जो है ये कुछ ऐसे कदम उठाएगी कि ये दूरियां कुछ कम हों। क्या कुछ ऐसा लायामल आप बताना चाहेंगे कि किस तरह ये जो दूरियां हैं ये कम हों इन दोनों ज़बानों के बीच? जी, मुझे ऐसा, देखिए, ऐसा लगता है, जब मैं इसके ऊपर नीलो दानिश पे काम कर रही थी जी, तो मुझे लगा कि देखिए, ये मैं नई दिल्ली की पौध हूँ, मैंने यहाँ हॉकी खेल रखी है, मैं एक था जी। तो देखिए, ये जो शहर था, ये इसकी दूरी ने मुझको वो नज़दीकी थी जिससे मैं उनको इतनी नज़दीक से देख सकी। मैं शहर की रहने वाली नहीं हूँ जी, पर उसके लिए जो आपको तैयारी होती है, जो ज़िंदगी में आप देखते हैं, और उसके बाद देखिए ये जो चीज़ है, कहाँ जामा मस्जिद है, बीच पे चावड़ी बाज़ार था, और सीतारा बाज़ार की और जामा मस्जिद दोनों की ज़बान अलग है, उसका अंदाज ही अलग है। अच्छा, और वो जो शोर है, देखिए वो शोर इतना कीमती है कि हम जैसे जो मामूली राइटर भी हैं, हम जैसे राइटर भी हैं, उनको उसके पास जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखिए हशमत में एक पीस लिखा था, उनका जो कि जो सिर्फ अलग अलग किस्म की रोटियां सेकते साहब, आई फेल्ट कि मैं बिल्कुल, जिसे कहते हैं, मुझे ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है,
जब मैंने उनसे बात की थी। जी उन्होंने 3-4 दफ़ा आम से ही मुझे डिसमिस कर दिया कि वो मेरे साथ बात नहीं करना चाहते। हाँ जी, लेकिन जब वो बोले तो क्या बात की जिसका मैं कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। जी हर आदमी के पास एक कितना बड़ा तजर्बा होता है, इतना बड़ा एक्सपीरियंस होता है कि वो आपको कुछ भी सिखा सकता है अगर आपके पास इस बात की दीवानगी है कि आप सीखने की तलब है। सीखने की तलब है, जी। सीखने की तलाश है। जी और देखिए यही ज़िंदगी में भी यही है। वो एक साहिबा ने पूछा था मुझसे कि अगर आपने देखा है कि आप 2-3 ड्राफ्ट करते हैं तो अगर ज़िंदगी का ड्राफ्ट भी दोबारा से करना पड़े तो क्या कीजिएगा? मैंने कहा ये तो अल्लाह में ही कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। जी कृष्णा जी, अब आपके बहुत सारे नॉवेल, बहुत सारी कहानियाँ हम लोगों के सामने हैं। अब इस वक्त क्या मसरूफियात हैं आपकी? आप इस वक्त क्या कर रही हैं? कुछ लिख रही हैं नया? ये तो मेरे हशमत के जो भाग हैं वो 3 मेरे पास हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी मेज़ पे हैं। मैं नहीं जानती मैं उनको पूरा कर सकूँगी कि नहीं। लेकिन एक ऐसी बात है, जैसे शिव मेरे हस्बैंड फरवरी में वो जाते रहे तो उनकी स्टडी में जब वो थे, मेरी स्टडी और थी, उनकी स्टडी और थी। हम बहुत ज़िंदगी में बहुत देर से मिले थे और हम दोनों को ये मालूम था कि आपकी स्पेस क्या है और मेरी स्पेस क्या है। मैं रात को काम करती थी स्टडी में, तो वो 4 बजे सैर करने को निकल जाते। मैं कोई अच्छी स्टूडेंट नहीं थी। वो अभी हम देख रहे हैं उनके पेपर कि हर चीज़ में वो हर में फर्स्ट क्लास। और उसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गए वो वहाँ भी खूब बढ़िया किया। उसके बाद IAS पे नंबर 1 आ गए जम्मू कश्मीर से। ये इसके बावजूद वो उनके पास 17-18 किताबें हैं। वेरी कैपेबल मैन चुरो है जी। लेकिन हमारा जो क्रिएटिव राइटिंग है वो दस से डिफरेंट थी। तो उन्होंने एक लड़की का साहित्य अकादमी ने कहा होगा तो कहीं से हमने एक छोटा सा पीस निकाला। उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ तो बहुत देर से रहने के लिए आई। मैं नई दिल्ली की पौध हूँ, अब तो नई दिल्ली बहुत बदल गई है। तो उसमें अभी तक भी ये एहसास था कि जो जम्मू कश्मीर जो है, जो जिसके बारे में हम जानते हैं जी, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। और मुगलाई बेगम और देखिए मुगलाई बेगम का ये था कि यहाँ जब एक आपके नाम से मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। मैं जब बर्मा गई, रंगून गई थी किसी यूनेस्को कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ मुगल स्ट्रीट है, बहुत ही बढ़िया। और फिर वहाँ से जो बहादुर शाह जफ़र की जो उनकी याददाश्त वहाँ बनी हुई है, वहाँ भी गई। और बिल्कुल ये देखिए, ये वो पढ़ी लिखी हुई चीज़ों की नहीं थी, हिस्ट्री की सेंस जरूर, मगर एक सेंस थी कि एक हिंदुस्तान का नागरिक होते हुए ये मेरी जगह है। नाजरीन, ये थी कृष्णा सुप्ती जी। कृष्णा सुप्ती जी 1980 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला और उसके बाद इनामात, बहुत कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो इन चीज़ों से बहुत ऊपर चली जाती हैं। और कृष्णा सुप्ती जी ने अपने आइंदा मंसूबों के बारे में भी हमें बताया कि वो बहुत कुछ लिख रही हैं, लिखना चाहती हैं। हमारी दुआ है कि इनका साया तादेर कायम रहे हमारे सरों पर, और जितने भी इनके काम हैं, जितने मंसूबे हैं, वो सब पूरे हों। मैं निदा फाजली का के इस शेर के साथ इस इंटरव्यू ख़त्म करूँगा कि वो खुश लिबास भी, खुश दिल भी, खुश अदा भी है। वो खुश लिबास भी, खुश दिल भी, खुश अदा भी है, मगर वो एक है क्यों, उससे ये गिला भी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू मुगल साहब, थैंक यू वेरी मच।